दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, जिसमें प्राइमरीली आज लीगल मुद्दा जो है वो प्रेसिडेंट लेगा, क्योंकि आज आर्टिकल 63A नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, दूसरी समाअत थी, बट एक तरह से पहली समाअत इस तरह से थी कि बाकायदा इस केस का जो नजरसानी का प्रोसेस है वो खोल के सामने रखा गया और चंद चीज़ें इसमें सामने आई। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार जो कि पिटिशनर है इस मामले में, उन्होंने इस केस का एक बैकग्राउंडर पेश करते हुए कहा कि इस केस में एक तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी था और फिर 184(3) के तहत दरखास्तें भी थी। इसमें चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या दोनों का दायरा इख्तियार जुरिस्प्रूडेंस अलग अलग नहीं है, इस रेफरेंस पे राय तो दी जा सकती है, इस पे फैसला नहीं दिया जा सकता, इन दोनों को यकजा कैसे कर दिया गया। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आज आर्टिकल 63A नजर सानी केस के हवाले से। इसके अलावा आगे चल के जो अहम रिमार्क्स आए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि फैसले में ये कहा लिखा है कि वोट ना गिना जाए तो रुकन ना अहल हो जाएगा। इस फैसले को तो जमात के सबरा पे छोड़ दिया गया है कि वो उसकी मर्जी है कि ना अहल करे चाहे ना करे, और अगर जमात का सबरा डिक्लेरेशन ना अहली का ना भेजे तो क्या होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब आया कि फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। एक और अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस के ये थे कि अगर अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो फिर तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह से जो फैसला दिया गया था 63A का, इसके बाद तो आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। एक मौके पे चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि ज़मीर का फैसला कौन करेगा। ये वो डिस्कशन हो रही थी कि जहां पे ऐसे रुकने पार्लियामान जो कि अपनी पार्टी के हिदायत के बरक्स वोट दें, उनके हवाले से बात हो रही थी कि वो ज़मीर की आवाज़ पे वोट देते हैं या किसी और बुनियाद पे वोट देते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर ज़मीर का फैसला कौन करेगा, लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा। जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करते हैं या बेईमान है, और बतौर जज हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहा है या नहीं दे रहा। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले। एक दफ़ा फिर आज सुप्रीम कोर्ट में वही नुक्ता ज़ेर बहस आया जो 63A की जो असल पिटीशन थी, पुरानी पिटीशन थी, उस दौरान ज़ेर बहस आया था कि फैसला किसका हतमी होगा, पार्टी के सबरा का या पार्लिमानी पार्टी के सबरा का। तो इस नुक्ते को मेरा ख्याल है कि अब आइंदा की समातों में दोबारा ज़ेर बहस लाया जाएगा। लेकिन वाज़े आज की समात से हो रहा था कि 63A के फैसले से जो बज़ाहिर अफेक्ट हुआ था आइन, और जो आइन को रीराइट करने की बात की जा रही थी मुख्तलिफ कानूनदानों की जानिब से भी, उसकी दुरुस्ती का अमल शुरू हो चुका है। और इंटरेस्टिंगली इनफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जितने भी फरीकैन हैं उन सब ने नजर सानी की हिमायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत की कि आर्टिकल 63A के नजर सानी इस पर ना दी जाए। तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ 63A के नजर सानी केस के बाद क्या मामला दुरुस्त हो जाएंगे, रेट्रोस्पेक्ट में दुरुस्त होंगे या फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में दुरुस्त होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में अगर दुरुस्त होंगे तो क्या ये सारा मामला रोल बैक करके वहाँ ले जाया जा सकता है जहाँ पे हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत का खात्मा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद जो भी सियासी अदालती बहरान आए फिर उनका जिम्मेदार क्या होगा, जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा, तारीख करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, पार्लियामान करेगी, कौन करेगा। दूसरा, अगर इसका फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन होगा तो फिर क्या आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हो जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान के पार्टिसिपेशन के बावजूद भी या नहीं। इंटरेस्टिंगली इनफ एक मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था और दूसरा मुकदमा बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार में बिलावल भुट्टो लड़ रहे थे, जहां पर बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शोला बयानी, बड़ी जज्बाती तकरीर की बिलावल भुट्टो ने, सो मच सो कि उन्होंने आइन से इनहिराफ करने वाले जजेस के बारे में बड़ी सख्त गुफ्तगू की और कहा कि जो जजेस आइन को वायलेट करते हैं उनके बारे में आर्टिकल 6 लगाने का हवाला भी दिया बिलावल भुट्टो ने, और ये तक कह दिया कि अगर आप आइन को नहीं मानते तो जज ना रहें, प्रैक्टिस ना करें, अदालतों में ना बैठें, फिर आप वकील ना बने। और आईनी तरमीम को डिफेंड करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तरमीम लाजमी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाजमन बनेगी, जिसको आइन नहीं मानना
तो वो फिर प्रैक्टिस ना करे, फिर वो वकील ना बने, फिर वो जज ना बने। बड़ी सख्त गुफ्तगू आज बिलावल भुट्टो ने की और बड़ी दो टोक अंदाज में की। और ये भी नज़र आता है कि आईने तरमीम मुजवज़ा 26 उसके मामले पे नून लीग फ़िलहाल ज़रा पस मंज़र में चली गई है और नून लीग के हवाले से जो बर्डन ले लिया है इस मुजवज़ा आईने तरमीम को, इसका बेड़ा पार लगाने में पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी में खासतौर पर बिलावल भुट्टो फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं। इन मुद्दात पे आज हम जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि टेक्निकली एंड प्राइमरली इन एसेंस आज का जो प्रोग्राम है उसकी डिबेट लीगल रहेगी। तो मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त लीगल पैनल मौजूद है। आबिद जुबैरी साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। एहसन भोन साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बड़े ज़बरदस्त मुल्क के माया नाज माहिर कानून हैं। सैयद अली इमरान एडवोकेट साहब सेक्रेटरी हैं अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इनकी तरफ से प्रेजेंट किया गया आज केस। और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी इनका ताल्लुक है और मुल्क के बड़े ज़बरदस्त, बड़े जाने पहचाने माहिर कानून भी हैं। आबिद जुबैरी साहब आपकी तरफ में आऊँगी। आज की प्रोसीडिंग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक माइंड तो नजर आ रहा है अपेरेंटली इस बेंच का, और लग रहा है कि 63A के फैसले से जो आइन को रीराइट किया गया था उन आइनी शिकों की दुरुस्ती और बहाली का अमल शुरू हो चुका है। आज से क्या कहेंगे जुबैरी साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस बेंच की तश्कील से तो लग रहा है कि जो आप फरमा रही है वो सही होगी, क्योंकि इसमें 2 जजेस तो वो हैं जिन्होंने ये माइनॉरिटी जजेस थे उस मेन फैसले में जिसका रिव्यू हो रहा है, और फिर उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने बताया। लेकिन इसमें इशू जो आया था, जिसकी वजह से जो आप देखें एक सीनियर जज साहब जस्टिस मुनीर अख्तर नहीं बैठे, कि इस बेंच की तश्कील तो 18 जुलाई को कर दी गई थी इस केस को सुनने के लिए, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह ने करनी थी। तो ये बेंच तब्दील कैसे हुआ? तो ये सारे इशूज उसमें उठे हुए, आपने कहा खत किताबत भी हुई, लेकिन अब बेंच तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट बार का है, और उसमें उन्होंने जो आज एक इशू उठा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इसका कि वो टाइम बार्ड भी है, तो उसमें कुछ दिनों का डिले भी था इनके ऊपर। ये अली बेहतर बता सकेंगे, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। तो लेकिन देखिए, मुझे तो लगता है कि ये रिव्यू कर दिया जाएगा, वोट काउंट होगा और फिर इंशाल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, तो मैं जरा इस पे अली इमरान साहब से ले लूं इस पे राय। अली इमरान साहब, ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलवाने के लिए क्या नजर सानी की आप पिटीशन लेके जा रहे हैं या चले गए हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया, इस अहम इशू पे डिस्कस करने के लिए आपने बुलाया। हॉर्स ट्रेडिंग का जो बात की जा रही है कि वो एक बाजार खुलेगा, नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में 63A मौजूद है, और जो उसका आर्टिकल है 63A वो बड़ा वाज़ेह है। अब आप देखें कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी आर्टिकल, अगर कोई अमेंडमेंट आती है, कोई नया उसमें जो कानून साजी की जाती है, अगर वो बेसिक ढांचे के खिलाफ हो तो उसको वो इंटरप्रेट तो कर सकती है, लेकिन रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का इख्तियार है या कानून साजी का इख्तियार है, वो तो सब इस चीज को मानते हैं कि वो कानून साज अदारा है पार्लियामान, ये प्योरली उसी का इख्तियार है कि वो सुप्रीम पार्लियामान ही करेगी। तो लिहाजा एक जब मौजूद है, आपके पास आर्टिकल मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, उसमें ये बात बता दी गई है कि कहाँ पर जो है वो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि आप जो है जो वोट है वो गिना नहीं जाएगा। अब ये देखें, जो इंटरप्रिटेशन है वो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रही है। अगर उसको आप देख लें, उस जजमेंट को अगर देखें तो अगर ये बात तो बिल्कुल हर जो मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार का, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है या लॉ नोइंग है, वो इस बात पे यकीन रखता है कि अगर कोई जो पार्लियामानी पार्टी है या अपनी पार्टी से हट के वोट कास्ट करता है, जो कि 63A में 3 ग्राउंड दिए हैं उन पे, तो वैसी सूरत में वो डिफेक्शन उसकी होगी। अब ये मुझे बताएं कि एक अगर अदम एतमाद का वोट कास्ट होना है और वो खिलाफ होगा तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी ना।
अगर वो कास्ट हुआ और वो गिना ही नहीं जाएगा तो डिफेक्शन क्लास कैसी लगेगी? यही बात चीफ जस्टिस ने कही ना कि तो फिर तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकेगा ये मामला। लेकिन जी, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इट सीम्स आई हैव टू गो टू एहसन मोहन साहब। एहसन मोहन साहब, आपको आवाज आ रही है ना? ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और लग रहा है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और हम उस वक्त भी प्रोग्राम्स कर रहे थे जब 63A का फैसला पुराने बेंच में ये केस लगा हुआ था। एग्जैक्टली यही पॉइंटर्स उस वक्त भी जेर बहस आ रहे थे। अब जैसे जुबैरी साहब कह रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा, एक ये नुक्ता नजर है एहसन मोहन साहब। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं जी, फिर आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म को हटाए कैसे जा सकेगा, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कभी भी नहीं आ सकता, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह के मामलात। तो एहसन मोहन साहब, ये इसमें से दरमियानी रास्ता या किसी एक तरफ का रास्ता क्या निकलेगा और गैर मुतनाज़िया होगा क्या वो? हाँ, मैं सबसे पहले तो अर्ज करूं, सारे दोस्तों की राय का एहतराम करता हूं, जुबैरी साहब की राय का भी एहतराम करता हूं। बात यह है कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है या उसको बढ़ाना है, ये काम पार्लियामेंट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली तो ये है कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर जो है उसको देखने वाली बात होती है। लेजिस्लेचर को कभी मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मैं बात करूंगा, वो जुबैरी साहब भी इस प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझते हैं, फैसल साहब भी समझते हैं, इमरान साहब भी समझते हैं। अगली बात जो खास तौर पे करना चाहूंगा वो बात ये है कि ये आर्टिकल 63 की प्लेन लैंग्वेज जो है वो ये बताती है, और इसीलिए हमने ये रिव्यू पिटीशन मैंने फाइल की थी 2 साल 5 माह पहले, एंड आई हैड बीन क्लैमरिंग एवरीवेयर कि ये आप लगाएं और इसको सुने, लेकिन किसी ने नहीं लगाया। अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उन्होंने लगा दिया तो उनकी बहुत मेहरबानी। बात आगे वाली जो बात है, जो करने वाली बात कि किसी को पसंद है या नहीं है, मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। और इसमें जो इस जजमेंट में जो इन्होंने इश्यूज फ्रेम किए, जो आपने पहले बात की, मेरी पिटीशन जो थी वो आर्टिकल 184(3) की थी, इसी तरह पीटीआई की एक पिटीशन थी वो 184(3) की थी, और साथ 186 का ये रेफरेंस था जो प्रेसिडेंट ने फाइल किया था। इन सारों को क्लब उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 चीजें जो हैं उनका तो अलहदा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार की जो 5वीं प्रेयर है रोमन 5, उससे ये रिलेट करता है कि इसका वोट गिना जाना चाहिए, नहीं गिना चाहिए, और इसका इसलिए उन्होंने क्लब कर दिया। अब मैं ये इसलिए अर्ज करूंगा कि मौजूदा हालात में कोई लंबी चौड़ी इस पे बहस नहीं है। बात ये है कि ये इस पे आईन बड़ा वाजे है कि जब वोट कोई करता है तो ही शुड उसकी सीट जो है वेकेंट होनी चाहिए। इसमें हमारे जो पहली जजमेंट थी 5 मेंबर बेंच, उन्होंने ये कह दिया कि वोट गिना भी नहीं जाएगा और इसका पार्टी हेड बेशक उसका नाम भेजे या ना भेजे, डिफेक्शन का डेक्लोरेशन जो है वो उसको ऑटोमेटिकली दैट विल बी कंसीडर्ड, मीनिंग भाई कि उसका ऑटोमेटिक ऑपरेशन होगा, वो जो बंदा है वो सीट लूज कर जाएगा। अब आपने उसमें बहुत सारे जो लफ्ज लिख दिए डेक्लरेशन में, सगेशियस, राइट, अमीन, उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि इस बंदे का ज़मीर, हमने जज साहब ने अपनी तरफ से एक राय दी, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई ऐसा फ्लोर क्रॉसिंग वाला नहीं देखा कि जो किसी अल्टीरियर कंसीडरेशन का लफ्ज में जरा जो है वो बड़ा ज़मीर की आवाज पे, जिसने ज़मीर की आवाज पे जो है वो वोट दिया, ज़मीर की आवाज, उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से ये राय दे दी। अब यही इस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात की कि देखें, हम यहाँ बैठे हुए डाइसेंट करते हैं आराम से, एक जजमेंट में एक डाइसेंट करता है तो हम दूसरे को कह दें कि इसका ज़मीर इजाजत नहीं देता। मैं जरा एहसन मोहन साहब इजाजत दीजिए, मैं ये ज़मीर की आवाज़ वाला पॉइंट लेके फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ जाती हूँ। फैसल चौधरी साहब, अगर ये 63A का फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी के हक में आ जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी रिजर्वेशन हैं उसके बरखिलाफ आता है, तो कहीं खुदा न खास्ता आप कोई ज़मीर की आवाज़, बेज़मीरी, इसके ताने, इसके इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्टी से आपका ताल्लुक भी है, क्या उनकी तरफ से तो नहीं बेंच पे या चीफ जस्टिस साहब पे लगने शुरू हो जाएंगे?
देखिए चीफ जस्टिस साहब की इंटेंशन जो है वो बड़ी इल है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें आज आपने बिलावल के तकरीर का जिक्र ये बहुत किया, बड़ा लेकिन इल्जाम जो लगा रहे हैं तकरीर फैसल चौधरी साहब आप सदर चीफ जस्टिस पे। सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने जो की है, अलाउ मी टू स्पीक, आई एम ऑन स्काइप, तो आप बोलेंगे तो मेरी आवाज कट जाएगी। तो जो बलोचिस्तान बार के हमारे सदर हरिवाह साहब ने, उन्होंने जो तकरीर की है वो बिलावल साहब की तकरीर से बहुत सुपीरियर थी और बिलावल साहब को फिर वो तकरीर करनी पड़ी। जो इल फेट होती है, देखिए जो जिस पार्लियामेंट के पॉलिटिकल, इस पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस है और जो इस पे इल्जाम जो है ये महमूद खान अटकज़ई, फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के अलावा इन्होंने भी इलेक्शन को ऑक्शन कहा है और ये दोनों बड़े संजीदा सियासत है और उनको आपसे इनकी सियासत से खिलाफ किया जा सकता है, बट ये वो मामला थे जिनके ऊपर ये बातें की जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो ऑन हिज वे आउट, ये अली मेरा भाई है, मेरे जनरल सेक्रेटरी भी है, हमारा लीडर भी है, बट दे आर ऑल्सो ऑन देयर वे आउट। ये 31 को या 18 को हमारे नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक नई बार एसोसिएशन आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आउट गोइंग लोग होते हैं वो ये जो इस किस्म के फैसले हैं वो नहीं करते, वो नए आने वाले लोगों पे छोड़ देते। लेकिन फैसल साहब ये नुकता भी आज सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आया और जैसा कि एहसन भौन साहब ने भी कहा कि 2 साल पुरानी पिटीशन है, उनकी भी एक ये पिटीशन है, तो चीफ जस्टिस ने इसको भी वहां पर जो है ना डिस्कस किया कि आबिद जुबैरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने थे, बाकी लोग भी बीच में आए, लेकिन किसी ने इसको पिटीशन को वापस नहीं लिया, तो ये सियासत से बालातर है। देखिए बात यह है कि ये तो एक कमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, जो कि मैं इससे एग्री भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब का तो काम ही नहीं था कि ये इसमें खुद बैठते, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा इल्जाम कैसे है उनका है कि वो पर्सनल, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप पर्सनल स्पेसिफिक इसलिए है जो ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इसकी टोटल बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस खुद है और वो वहां पे बैठे हुए हैं। वो जिस तरह से ये बेंच बनाई गई है, स्पेकुलेशन हो सकती है या आप इसको किस तरह से प्रोसीजर से ली गई है, ये रिजर्वेशन नहीं है, मेरी ओपिनियन है और मेरी ओपिनियन बड़ी फर्म है। आई थिंक आई हैव नो डाउट्स इन माय ओपिनियन, इफ एनीबॉडी कैन हैव, उनकी अपनी मर्जी है। तो आप ये भी कहना चाह रहे थे कि नई सुप्रीम कोर्ट बार के जो भी ऑफिस बेयरर्स आएंगे परहैप्स इस पिटीशन को वापस ले लें, इससे विथड्रॉ कर लें, इसकी डिसाइड करें। अगर वो इस पे नहीं आते तो आउटगोइंग तो कभी भी नहीं करते ना, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीफ जस्टिस साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो एक्सटेंशन के मुतमन्नी है और वो आर्टिकल 63A की चाहे वो सही भी इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो इसके जो देखिए कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का ये इस किस्म का जो ऑर्डर आता है, अगर कोई ये समझता है कि ये पॉलिटिकल इसके फैक्ट्स नहीं होते हैं या इसके पॉलिटिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एसेंशियली एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है कि उसमें जो है वो ये नहीं होगा, तो ये तो आई थिंक वो मुनीर मलिक साहब भी ये कहते हैं कि वो तो फिर किसी और दुनिया में रहता है। फैसल साहब मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, बट लाइव प्रोग्राम है तो एक ब्रेक लेनी है, मुझे इजाजत दें मैं एक ब्रेक ले सकूं। और आपने जो पॉइंट्स रेस किए हैं और बिल्कुल आपने पॉइंट ब्लैंक पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे इल्जामात आयद किए हैं, इसके जवाब में एहसन भौन साहब से और अली इमरान एडवोकेट साहब से भी लूंगी। आबिद जुबैरी साहब भी मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है एहसन भौन साहब, आबिद जुबैरी साहब, सैयद अली इमरान एडवोकेट साहब एंड फैसल चौधरी साहब। अली इमरान एडवोकेट साहब, जो फैसल चौधरी साहब ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है और चीफ जस्टिस पे पॉइंट ब्लैंक इल्जामात आयद किए हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी ओपिनियन है, ये उनके कंसर्न्स हैं और वो उस पर स्टैंड विद भी करते हैं। सो जो भी फैसला आता है 63A का जस्ट इन केस के अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख्वाहिशात के बरक्स आ जाता है, तो क्या आपने समझते कि अदलिया पे लगने वाले इल्ज़ामात और उसके नतीजे में जो अदलिया के अंदर इख्तलाफात हैं वो मज़ीद संगीन हो सकते हैं, बहरान मज़ीद बढ़ सकता है? मैं पहले तो फैसल चौधरी साहब ने जो बात की है कि जाने वाली कैबिनेट जो है वो इस तरह के काम नहीं करती, मैंने कोई ऐसा तो काम हमने नहीं किया जाने वाली कैबिनेट ने जो पूरे अदारे के ख़िलाफ़ हो। अब बात यह है कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है, ये अदारा जो है ये अपने नुमाइंदों के ज़रिए
काम करता है। और ये जब 2022 में जब ये जजमेंट आई थी तो उसी वक्त हमने इसका रिव्यू फाइल कर दिया था। जो हमारे उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे हसन भून साहब, उन्होंने ये रिव्यू फाइल किया था। उसके बाद आप देखें कि वो चले गए। उसके बाद अदारे को संभाला आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब 1 साल रहे और उस दौरान ये रिव्यू जो है वो पेंडिंग था। उस की पेंडेंसी के दौरान जो है उसको कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने सुना कि वापस भी नहीं लिया गया। अब हमारी बारी आ गई, ऑब्वियसली हमने तो इसको लेके चलना है। तो मैं सिंपली सिर्फ एक बात जो है वो फैसल चौधरी साहब से पूछूंगा कि आप खुद अपनी ईमानदारी से ये देखें कि जो जजमेंट है अगर आप उसको पढ़ें कि जिसमें ये आर्टिकल 63 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इनसे बाहर जो है वो इंटरप्रिटेशन की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो ठीक है, उसको हम मानते हैं कि जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर नहीं की जा सकती और की गई हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं फैज चौधरी साहब से। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, यहाँ प्रोग्राम में भी आपका जिक्र खैर हो रहा है आपकी मौजूदगी में, और आपकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में भी आज आपका जिक्र खैर रहा। सो आपके होते हुए भी ये पिटीशन रिव्यू की मौजूद रही, और ये मुस्बत बात है कि आपने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार होते हुए भी इस रिव्यू पिटीशन को वापस नहीं लिया। लेकिन आपका मौक़िफ़ इस पिटीशन के मंदरजात से बिल्कुल अलग है। सो अगर जो प्ली है इस पिटीशन के अंदर, जो प्रेयर है, वो अगर ग्रांट कर दी जाती है, उसी के मुताबिक फ़ैसला आता है, तो क्या जो इस वक्त अदलिया के अंदर इख्तलाफात हैं और काज़ी फ़ायद ईसा पर जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्या वो मज़ीद संगीन नहीं हो जाएंगी? फिर उसका हल क्या होगा ज़ुबैरी साहब? देखिए, उंगलियां तो उठाई जा रही हैं उनके ऊपर, वो उसका खुद ही जवाब देंगे और तारीख खुद इसका फैसला करेगी उनके फैसलों के बारे में। यही होता है हम लोग जो भी होता है। अब आज अली हम चले गए, अली चले जाएंगे, फिर इनकी कारकर्दगी के बारे में तो बाद में ही फैसला होता है कि कैसी रही, एक इंसान ने क्या आईन और कानून के मुताबिक काम किया या नहीं किया। तो ये तो तारीख ही फैसला करेगी कि आपने किया। लेकिन अब ये आज जो बेंच बना है, अगर बेंच वही मुझे देखिए, केस होता है, उस केस को सुनना चाहिए, और ये लगा नहीं। अब काजी साहब के भी तो देखिए पूरा बिल्कुल 1 साल गुजर गया और ये आज लगा है केस जाके। इसमें 18 में और 18 जुलाई को इसमें एक बेंच बन गया था, उससे मुख्तलिफ बेंच अब बना दिया गया, और भी जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नहीं बिठाया गया इसमें। तो सर वो इसका जवाब देते हैं ना कि चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस ने ही ली, और जस्टिस मुनीब ने तो खुद रिक्यूज कर लिया ना, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी खुद रिक्यूज कर लिया। तो जबरदस्ती तो किसी को बेंच में नहीं बिठाया जा सकता है, बिठाया जा सकता बेंच नहीं। देखिए, बेंच के उन्होंने रिक्यूज किया, उसके अलावा भी जजेस हैं, सिर्फ ये नहीं 17 जज हैं, 2 एडहॉक जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, जो बाद में आपसे कह रहा हूँ चीफ जस्टिस, तो फिर ये जब बेंच 18/7 को बना था तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों उसकी सरबराही दी गई थी? तो देखिए ना, ये बात तो मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि जब आपकी कमेटी ने एक फैसला करी जिसमें आप खुद भी सिग्नेटरी है, और फिर आपने दोबारा ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट, उसकी वजह से बात हो रही है कि देखिए इसका फैसला जो भी होता है, अब फैसला आईन और कानून के हिसाब से होना चाहिए। रिव्यू है, अली ने उसके बाद का जवाब नहीं दिया कि ये इन्होंने थोड़ी उसमें जो इससे पहले जो लोग थे, हम लोग मुझसे और अली से पहले, उन्होंने इसको टाइम बार्ड है ये रिव्यू। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले इशू जो उठता है टाइम बार्ड है, उसी वक्त डिसमिस कर देते हैं। आप पूछिए सब सीनियर वकला आपके सामने बैठे में कि उस आगे तो बात पहुंचती नहीं है। चले इसमें कोई बड़ा सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो शायद सुप्रीम कोर्ट सुन ले, लेकिन देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अब देखिए, बात अली भी सही कर रहे हैं कि जी आप देखें आइन के तशरीह कुछ इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो रीराइट हो जाए। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो उसमें वो नहीं है, लेकिन ओपिनियन तो हो सकती है ना कि मतलब कि आप क्या समझते हैं कि रीराइट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन 2 जजेस ने उसमें माइनॉरिटी में यही कहा है कि जी उसमें काउंट होना चाहिए, और वो दोनों अब इस बेंच के मेंबर हैं। लेकिन जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला करती है, इसका इफेक्ट क्या होगा। आज ये हट जाता है, ये इस पे काउंट होगा वोट, तो जिस तरह से हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को अगवा करके और फिर उनको जबरदस्ती धौंस से या उनको लालच दे के वोट दिलवाना, क्या ये देखिए 63A का मकसद क्या था? फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल का ये जो ओरिजिनल 63A था, सर यही तो एहसन भवन साहब ने भी कहा ना, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही डिस्कस हो रहा है कि इस वॉइड को फिल इन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है या पार्लियामान का काम है, लेजिस्लेचर का काम है? ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिल इन किया, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आप नहीं कर सकते। लेकिन बात ये आ रही है कि उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी कि जी आप वोट तो देंगे, उस पर आप वो चीजें आप पे लगेंगी, सगेशियस वगैरह नहीं रहेंगे, वो एक इख्तिलाफ हो सकता है आपको। जी भून साहब जो बात कर रहे हैं उसमें भी बड़ा वजन है कि जी उनका व्यू है कि जी इसमें काउंट होना चाहिए, लेकिन अगर काउंट होगा और फिर उस पर जो उसकी डिपार्टमेंट एक्शन होगा उस आदमी के खिलाफ जिसने कहा, लेकिन इससे जिस तरह से आज सर ना अहले किसी भी सियासतदान के लिए कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा उनके लिए रुकावट है, बहुत बड़ा उनके ऊपर दाग है। लेकिन जिस तरह से हमारी ये लोगों को जबरदस्ती धोस जो पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं, उस तनाजुर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप देखिएगा जैसे ये होता है। सर वो एक सियासी बयानिया है ना, वो साबित भी कहीं नहीं हुआ, उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई लेकर भी नहीं गया, वो एक सियासी बयानिया के तौर पे तो नजर आता है। फैज चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एहसन भौन साहब शायद ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। एहसन भौन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। अगर आपने सुना हो फैसल चौधरी साहब की बात और आबिद जुबैरी साहब भी उसको एक तरह से सेकंड कर रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक इस वक्त काजी फायदे साहब पे इल्जामात लग रहे हैं अभी से, जबकि आज पहली हियरिंग थी एक तरह से कि उसको प्रोसेस किया गया 63A को। तो अगर ये फैसला पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तवक्कुआत के बरक्स आ जाता है, नजरसानी में रिलीफ मिल जाता है दीगर पिटीशंस को, तो फिर काजी फायदे साहब पे लगने वाले इल्जामात जो संगीन हो जाएंगे, जो पहले ही इस वक्त एक बड़ी बुरानी कैफियत है अदलिया के अंदर भी और बाहर भी, वो मजीद संगीन हो जाएगी। उसका हल क्या होगा एहसन भौन साहब? गरीदा जरा थोड़ा टाइम दीजिएगा मेरी बात कंक्लूड करने के लिए। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जुबैरी साहब का भी और फैसल चौधरी साहब बड़े मायानाज कानून का। मैं फैसल ने जो पहले बात की, मेरी लाइन कट की थी, मैं साल रेंज में था। मैं समझता हूँ कि हमारी इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज बतौर वकील जो है बड़ी टेम्परेट होनी चाहिए, जिसमें किसी किस्म का ऐसा शायबा जिसमें किसी जज की या अदारे की आप तौहीन नजर आए वो नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस को इल मोटिव एट्रीब्यूट करना, मैं ये समझता हूँ कि मैं बहैसियत वकील कोई भी हो, चीफ जस्टिस मेरे फेवर में हो खिलाफ में हो, ऐसी बात नहीं। सर ये तो मेरा ख्याल है कि फैसल चौधरी ने फिर भी काबिल कबूल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो इसके अलावा अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं सर। मैं वो गलत होते हैं ना, मैं वो आम लोग भी करते हैं, लेकिन मैं तो फैसल चौधरी तो बड़ा एक मायानाज कानूनदान है ना, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। अगली बात जो बात करने लगा हूँ, ये जब प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये 2001 से जब मैं वाइस चेयरमैन था प्रोविंशियल बार, आज से 23-24 साल की हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में आया था। हमारे इन दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उस वक्त कहा कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त ठीक नहीं है, इन्होंने चैलेंज किया जो अल्टीमेटली अपहोल्ड हो गया। अब बात ये है कि उसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कानून किसी बंदे के लिए नहीं, पर्सन स्पेसिफिक नहीं, हमेशा निजाम के लिए, मुल्क के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए। और जब मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चल रहा था, तो शिफ्ट आई सुप्रीम कोर्ट में इस केस के से पहले रिजर्व सीटों पे तो 2 मेजॉरिटी अदरवाइज होगी चीफ जस्टिस साहब की। अब ये सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये कमेटी जो बनी थी वो ठीक नहीं बनी। बात ये है कि हमने उस अमेंडमेंट को जो ऑर्डिनेंस के जरिए आई, मैं उसको डिसअप्रूव करता हूं और मैंने डिसअप्रूव किया, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डिनेंस है, वो लॉ ऑफ लैंड है, मेरे दस्तरस में नहीं है, उसके मुताबिक एक्ट करना है। मैं अगली बात जो करना भौन साहब ब्रेक का वक्त हो गया है, आपने चूंकि लेट ज्वाइन किया है तो या तो ब्रेक ले लें, बाकी जवाब फिर आप मुकम्मल कर लें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एहसन भौन साहब जवाब अपना मुकम्मल कर लेंगे। ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब से भी कमेंट लेना है, आबिद जुबैरी साहब और सैयद अली इमरान एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस फॉर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो नॉर्मल हालात में ये होता है कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो महीना पहले वो अपना ऑफिस में जुडिशियल वर्क छोड़ते हैं और वकीलों के खाने खाते हैं या जजेस के खाने खाते हैं, लेकिन जो नहीं तो काम करने वाले चीफ जस्टिस हैं तो उसमें हर्ज क्या है फैसल चौधरी साहब? अरे कोई काम नहीं करने वाले, सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे।
बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आपने कोई जो काम करना है, जो कमेटी बनाई गई है, अब एहसन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उस पे जो वकला के खिलाफ था वो ये कह रहे थे कि जो फुल कोर्ट मीटिंग है 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट करे, तरीक़ेकार पे खिलाफ था। शायद इसके जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑब्जेक्ट है उस फैसल साहब आपका स्काइप फ्रीज हो गया है। आई थिंक आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। एहसन भौन साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, जी, आपका जवाब रिमेनिंग था, मैंने आपके पास ही आना था ब्रेक के बाद, बट आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं था। तो भौन साहब आप जवाब अपना मुकम्मल कर लीजिए। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था गरीदा के ये जो दोस्त बात कर रहे हैं ना कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, ये कभी भी हुकूमतें ऐसे काम नॉर्मल टाइम में नहीं करती, इनका कंसेंसस ही नहीं कभी होता। अब अगर गवर्नमेंट किसी अपनी पर्सनल मोटिवेशन के या अपने किसी बेनिफिट के लिए उनसे एक अच्छा काम हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, मैं आपको सिर्फ ये बात अर्ज करूं कि ज़ुबैरी साहब बैठे हैं, इनसे पहले मैं था, 3 साल हो गए हमें, 3 सालों में नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन, रिजर्व सीटों का इलेक्शन, सारे अशराफिया के जो हमारा कॉमन लिटिगेंट है वो रुल के आया, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। खुदा रहा लेकिन फैसल चौधरी तो कह रहे हैं कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता है वो आखिरी महीने में वकीलों के खाने खा रहे होते हैं, दावतें ले रहे होते हैं, जियाफतें ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है मोटिव, बार बार मोटिव पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो। नहीं, वो बात ये है कि फैसल चौधरी ने तो अपनी एक पार्टी की स्टांस लेनी है और मैं पार्टी भुगता रहे हैं, आप कह रहे हैं पार्टी भुगता रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहबान आखिर वक्त तक वो काम करते हैं और करना चाहिए, ये नेशनल सर्विस है। मैं समझता हूँ कि वरना यहाँ तो जजेस जो हैं एक नारा और सड़क पे अब आ जाए तो काम करना छोड़ जाते हैं। मैं तो जस्टिस काजी फायजी साहब को ये जरूर अपना क्रेडिट दूंगा कि इनकी सारी ऑनस्लॉट के बावजूद, इस तरह की विशियस कैंपेन के बावजूद he is doing the best। फैसल साहब मेरा ख्याल है कि शायद उन जज साहिब का हवाला देना चाह रहे हैं जो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। क्यों फैसल चौधरी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अगली बात एक खास बात अच्छा जी भौन साहब, वो बात ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट रूल प्रोवाइड करते हैं और रूल 26(8) प्रोवाइड करता है कि जो जिन्होंने पहले फैसला किया हो एज फार एज प्रैक्टिकेबल वो होंगे। उनमें से 2 मौजूद थे, वो उन्होंने डाल दिए, तीसरे मुनीब अख्तर साहब ने कर दिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग थे वो उसका बेंच का हिस्सा थे, एजाजुल हसन 4थे नंबर पे थे, वो उस बेंच का हिस्सा थे। इसी तरह अभी भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप कहते हैं कि रिटायर आदमियों को दोबारा ला के बिठा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मैं समझता हूँ कि आज जो चीफ साहब ने कोर्ट में ये बात की, कल भी की, कि वो हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया। अब मुनीर साहब ने जी भौन साहब माजरत, आपकी ये दलील बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो माजरत आपको इंटरजेक्ट करने के लिए, कट शॉर्ट करने के लिए। एहसन भौन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद ज़ुबैरी साहब, फैसल चौधरी साहब और सैयद अली इमरान एडवोकेट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऑल सी टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।